आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंतर्गत ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इसकी जो बनावट है वह कैसे होती है, क्रियाविधि और सिद्धांत, और इसके उपयोग देखेंगे हम यहाँ पर। तो जो ट्रांसफार्मर जो होता है, इसको हिंदी में, एक ट्रांसफार्मर जो नाम है यह अंग्रेजी नाम है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र। हिंदी में इसको परिणामित्र कहा जाता है। तो जो ट्रांसफार्मर जो होता है यह एक ऐसी युक्ति होती है जो बिना ऊर्जा का क्षय किए जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसके मान को परिवर्तित करता है। ठीक है, मतलब जो ट्रांसफार्मर जो होता है बिना ऊर्जा क्षय किए ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर जो होता है यह बिना ऊर्जा क्षय किए जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होता है उसको परिवर्तित करता है। यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को या तो बढ़ा देगा या फिर घटा देता है। तो और इसका जो सिद्धांत जो है, ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर जो है यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसको जो खोजने का जो श्रेय है वो फैराडे नामक वैज्ञानिक को जाता है। ट्रांसफार्मर के बारे में सबसे पहले फैराडे नामक वैज्ञानिक ने बताया था, और ये जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर को हम केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही उपयोग करते हैं, डीसी धारा के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं करते। ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह एक ऐसी युक्ति होता है जो बिना ऊर्जा क्षय किए प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित कर देता है, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज को या तो घटा देता है या फिर बढ़ा देता है। और जो ट्रांसफार्मर जो होता है वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसको किसने खोजा था, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने। और जो ट्रांसफार्मर जो होता है जिसको परिणामित्र भी कहते हैं, यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही उपयोग में लाया जाता है, डीसी धारा में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रकार। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा जो होता है वो कहलाता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। जैसे कि मैंने बताया, जो ट्रांसफार्मर जो होता है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करता है, मतलब कहीं पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को वह घटा देता है तो कहीं पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को वह बढ़ा देता है। तो उसी के आधार पर इसके दो प्रकार हैं, एक कहलाता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ये जो अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर देता है, और जो उच्चाई ट्रांसफार्मर जो होता है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है। अपचाई ट्रांसफार्मर को हम अंग्रेजी में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, और उच्चाई ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप अप। हम इसके नाम के आधार पर, जैसे अंग्रेजी नाम है या अपचाई यहाँ शब्द है, इसके आधार पर हम इसकी प्रकृति को बता सकते हैं। जैसे स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन का मतलब यह किसको डाउन कर देता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर देता है, डाउन मतलब कम कर देता है। और जो उच्चाई ट्रांसफार्मर जो होता है वह स्टेप अप कर देता है, मतलब किसकी शक्ति को, किसको बढ़ा देता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो ये दो प्रकार हैं इसके, अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर।
अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं। देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करेगा, डाउन करता है, मतलब घटा देता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को यह घटा देता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो इसमें दो कुंडलियां होती हैं, एक कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली बोलते हैं और दूसरी कुंडली को हम द्वितीय कुंडली बोलते हैं। तो इसमें जो प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की जो संख्या होती है वह अधिक होती है और जो द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या जो होती है, अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। उसके बाद फिर चूंकि यह क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है, लेकिन यहाँ पर जो धारा का जो प्रबलता है वह धारा का प्रबलता यहाँ पर बढ़ जाता है। किसमें, अपचाई ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है और इसके जो प्राइमरी जो कुंडली है, जो प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है और जो द्वितीय कुंडली है उसमें फेरों की संख्या कम होती है। और फिर अपचाई जो ट्रांसफार्मर है यह धारा की प्रबलता को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता है और धारा की प्रबलता को बढ़ाता है। अब इसके बाद देखते हैं इसको हम कैसे, इसका डायग्राम किस प्रकार से रहता है उसको देख लीजिए। इस प्रकार से हम बना सकते हैं इसके डायग्राम को। ये सपोज यहाँ पर ये प्राथमिक कुंडली है, इसको हम निवेशी कहते हैं। निवेशी में हमेशा प्रत्यावर्ती स्रोत लगाया जाता है और इसमें जो अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और जो द्वितीय कुंडली है इसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। यहां पर हमको निर्गत प्राप्त होता है, आउटपुट। तो इसमें देखिए प्राथमिक जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या अधिक है, ये फेरे हैं इस, ठीक है ना। जो द्वितीय कुंडली है इसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। तो ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर देता है। ठीक है, इसका जो सिंबल जो होता है, इसके सिंबल को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये है आपका प्राथमिक कुंडली, इधर वाला है आपका द्वितीयक कुंडली। इसमें देखिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, इधर होता है निवेशी, इसको हम इनपुट भी कहते हैं, आईपी से दर्शाते हैं। और इधर का है ये आउटपुट, आउटपुट को हम कहाँ से दर्शाते हैं, ओपी से दर्शाते हैं। तो ये जो नोटेशन जो है ये किसका नोटेशन है, ये अपचाई ट्रांसफार्मर का। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कुंडली है उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। और ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कैसा कर देता है, कम करता है और यहाँ पर जो धारा की प्रबलता जो होती है वह बढ़ जाती है। तो ये हो गया आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। अब इसके बाद हम देखते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर सेम इसका जस्ट विपरीत होगा। ये जो इधर का जो हिस्सा ये क्या है, ये यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, ये है प्राथमिक कुंडली और इधर लिख सकते हैं द्वितीयक कुंडली। ठीक है, तो ये उसका डायग्राम है और वो उसका नोटेशन है, संकेत है। इसके बाद हम देखते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसमें केवल अंतर क्या रहेगा, स्टेप अप में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी। सिंबल में भी प्राथमिक कुंडली में इधर फेरों की संख्या कम और इधर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी। तो जो प्राथमिक कुंडली होता है उसमें हम प्रत्यावर्ती धारा को आरोपित करते हैं और हमको जो आउटपुट जो मिलता है वह कहां पर मिलता है, हमको प्राप्त होता है द्वितीय कुंडली के सिरों पर। ठीक है, निर्गत हमको द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो दूसरा प्रकार देखिए,
ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टेप अप। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है, और इसके जो प्राइमरी जो कुंडली जो होता है उसमें फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। और ये जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर चूंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है, इसलिए यहाँ पर धारा की जो प्रबलता जो होती है वह कम होती है। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से ऐसा इसमें क्या होता है, इधर है आपका, इधर हम बनाएंगे प्राथमिक कुंडली, इधर हम बनाएंगे द्वितीयक कुंडली। इसमें क्या होता है, प्राथमिक जो कुंडली होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, जो प्राथमिक कुंडली होता है उसमें फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो यहां पर हमेशा प्राथमिक कुंडली में हम एसी सोर्स लगाते हैं, यहां पर फेरों की संख्या कम होगी। इस प्रकार से यहां पर फेरों की संख्या कम होगी, और जो द्वितीय कुंडली है इसमें फेरों की संख्या अधिक होगी। और इसके सिरों पर हमको निर्गत मिलेगा, निर्गत या इसको हम बोलते हैं आउटपुट। इधर होता है निवेशी या इनपुट। तो यहां पर देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कुंडली में, प्राथमिक जो कुंडली है प्राइमरी कॉइल है, इसमें फेरों की संख्या कम है, और जो द्वितीय कुंडली है उसमें फेरों की संख्या अधिक है। इसलिए जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है, और यहाँ पर जो धारा की जो प्रबलता है वह कम होती है। तो ये तो उसका डायग्राम हो गया। इसके बाद इसका सिंबल कैसे दर्शाएंगे, सिंबल में सेम, इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी कुंडली होगा उसमें फेरों की संख्या कम रहेगी और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी। ये प्राइमरी कुंडली हो गया, और इधर हम बनाएंगे ये द्वितीय कुंडली। ये है प्राथमिक कुंडली, यहां पर टी लिखते हैं, और ये हो गया द्वितीयक कुंडली। इधर जो होता है हम प्रत्यावर्ती धारा को आरोपित करते हैं, ये निवेशी कहलाता है इस साइड। इधर हमको निर्गत मिलता है जिसको आउटपुट कहते हैं या ओपी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंबल हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ट्रांसफार्मर के दो प्रकार हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर देता है, और उच्चाई ट्रांसफार्मर जो होता है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है। और फिर जो अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, और उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। उसके बाद फिर जो अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वह धारा की प्रबलता को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है उच्चाई ट्रांसफार्मर में, इसलिए यहाँ पर धारा की प्रबलता कैसे होती है, कम होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर। इसके बाद हम देखते हैं इसकी बनावट कैसे होती है, ट्रांसफार्मर की बनावट।
ट्रांसफार्मर में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला होता है पटलित क्रोड, दूसरा होता है प्राथमिक कुंडली और तीसरा होता है द्वितीयक कुंडली। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसफार्मर की जो बनावट होती है उसके अंतर्गत ट्रांसफार्मर के 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं। पहला उसमें पटलित क्रोड होता है, दूसरा प्राइमरी कुंडली होती है या प्राथमिक कुंडली होता है, और तीसरा द्वितीय कुंडली या सेकेंडरी कॉइल जिसको कहते हैं वह होता है। तो यहाँ पर जो पटलित क्रोड जो होता है वह काहे से बना रहता है? नर्म लोहे के आयताकार पट्टियों से बना रहता है। इसमें बहुत सारे नर्म लोहे की आयताकार पट्टियां होती हैं जिसको इंसुलेटेड कर दिया गया रहता है, मतलब विद्युत रोधी कर दिया गया रहता है, और उसको हम आवश्यक मोटाई का प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, बीच में हम आयताकार हिस्सा को काट करके अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमको आवश्यक जो मोटाई का पटलित क्रोड हमको प्राप्त होता है। और इसको लेमिनेटेड क्यों करते हैं, विद्युत रोधी क्यों करते हैं? भंवर धारा के मान को कम करने के लिए। एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, क्रोड को पटलित क्यों किया जाता है? तो क्रोड को पटलित करने का कारण क्या है? वहां पर जो भंवर धाराएं जो उत्पन्न होती है उसके मान को कम करने के लिए जो नर्म लोहे का जो क्रोड बना रहता है उसको क्या किया जाता है? पटलित किया जाता है या लेमिनेटेड किया जाता है या विद्युत रोधी उसको बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है इसका जो बनावट का मतलब जो दूसरा पार्ट है वह होता है प्राइमरी कुंडली या प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल जिसको कहते हैं। तो प्राइमरी कॉइल में क्या होता है, यदि मान लो वह अपचाई ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी कुंडली में क्या होगा? फेरों की संख्या कैसे होगी? अपचाई ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या कैसे होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर वोल्टेज के मान को कम करना है। ठीक है ना। तो यहां पर जब प्राइमरी कुंडली में जो फेरों की संख्या जब अधिक होती है तो निश्चित रूप से जो अपचाई ट्रांसफार्मर है उसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है उसके प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, और जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है उसके प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या कैसे होती है? कम होती है। और जब फेरों की संख्या जब अधिक होती है तो उस स्थिति में तार को हम पतला लेते हैं। जिस कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है तो वहां पर तार को कैसे लिया जाता है? पतला लिया जाता है। और जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है वहां पर तार को कैसा लेते हैं? मोटा लेते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है चूंकि उसके प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है तो वहां पर तार कैसा होगा? पतला होगा। और फिर उसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कैसे होती है? कम होती है, इसलिए वहां पर तार कैसा लिया जाता है? मोटा लिया जाता है। इसके बाद है इसका तीसरा जो भाग है वह है द्वितीय कुंडली। द्वितीय कुंडली में क्या होता है, यदि मान लो अपचाई ट्रांसफार्मर है तो उसका द्वितीय कुंडली में कैसे होगा? फेरों की संख्या कम होगी। और उच्चाई ट्रांसफार्मर है तो उसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। साथ ही साथ यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण जो होता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर जो है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? यदि मान लो 2 चालक तार पास पास रखे गए हैं और एक पे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण जो दूसरा चालक है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होता है और उसमें से प्रेरित धारा बहने लगती है। तो ये जो घटना जो होती है उसको हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें क्या होता है? प्राइमरी कुंडली के साथ ही साथ उसमें द्वितीय कुंडली भी लगाया जाता है। और चूंकि प्राइमरी कुंडली में क्या किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को लगाते हैं, तो इसके साथ ही साथ क्या लगाया गया है? उसमें द्वितीय कुंडली भी है। तो उस स्थिति में क्या होगा? जब प्रत्यावर्ती कुंडली में हम प्रत्यावर्ती धारा लगा रहे हैं तो द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण वहां पर प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी बनावट हो गई ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर में इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है पटलित क्रोड, दूसरा प्राइमरी कुंडली या प्राइमरी कॉइल, और तीसरा होता है द्वितीय कुंडली या सेकेंडरी कॉइल। इसके बाद हम देखते हैं इसकी हमारा अगला जो टॉपिक है वो है क्रियाविधि एवं सिद्धांत। जो भी हम यहाँ पर बताए हैं या मैंने जो भी आप लोगों को बताया
उसी को इसका गणितीय रूप में हम देखते हैं कैसे होगा। क्रिया विधि एवं सिद्धांत। यहां पर क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज लगाया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वो कहां पर लगाया जाता है? ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली में, प्राइमरी कॉइल में, प्राथमिक कुंडली में। तो जब हम प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं या प्राइमरी कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, तो उसमें जो प्रत्यावर्ती धारा जो है वह प्रवाहित होने लगती है। तो चूंकि प्राइमरी कुंडली के साथ ही द्वितीय कुंडली भी लगा हुआ है और वो एक ही क्रोड में दोनों लिपटे हुए होते हैं, तो उस स्थिति में जब प्राइमरी कुंडली में जब हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो प्राइमरी कुंडली से होकर के प्रेरित धारा बहने लगती है। तो उस समय जो क्रोड जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा जब बहती है तो प्रत्यावर्ती धारा दो भागों में बहती है। एक भाग में वह धनात्मक हिस्से में बहता है और जो दूसरा जो चक्र होता है उसमें वो ऋणात्मक हिस्से में बहता है। तो जब प्रत्यावर्ती धारा बहती है प्राइमरी कुंडली में, तो उस स्थिति में जो क्रोड जो होता है वह पहले अर्धचक्र में एक और चुंबकित होता है और जो दूसरा जो उसका अर्धचक्र होता है उसमें वह दूसरी ओर, मतलब एक बार चुंबकित होता है और दूसरे अर्धचक्र में क्या होता है, विचुंबकित होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं धारा में परिवर्तन के कारण वहां पर क्या होता है, द्वितीय कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी के कारण मतलब चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है तो वहां पर हमेशा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित धारा बहता है तो वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो सेकेंडरी कॉइल है वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, फिर से प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है प्रेरित धारा के कारण। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्राथमिक कुंडली में क्या हुआ, जो विद्युत ऊर्जा है वह किस में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। और उसके बाद फिर जो द्वितीय कुंडली में जो चुंबकीय ऊर्जा था वह फिर से किस में परिवर्तित हो गया, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। ठीक है ना। तो ये क्रम वहां उसमें लगातार चलता रहता है। अब माना, ये तो होगी इसकी क्रियाविधि। अब माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को हम डिनोट करते हैं एस एन पी। पी मतलब प्राइमरी, ठीक है। तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, इसको हम डिनोट करेंगे एन एस, सेकेंडरी है। मान लो प्राइमरी कुंडली में जो फेरों की संख्या उसको अपन कहां से डिनोट कर रहे हैं, एनपी से डिनोट कर रहे हैं। और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें फेरों की संख्या कितना है, एन एस है। तो यदि किसी क्षण प्राथमिक कुंडली से संबद्ध किसी क्षण प्राथमिक कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, तो फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से क्या होगा, यहां पर फैराडे के द्वितीय नियम से जो प्राथमिक कुंडली से संबद्ध जो विद्युत वाहक बल है वह ईपी के बराबर होगा। और ये होता है माइनस एन पी इंटू डी फाई बटे डी टी के। वह इक्वेशन नंबर पहला। ठीक है। तो यहां पर यदि किसी क्षण प्राथमिक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो
तो उस स्थिति में फैराडे के द्वितीय नियम से क्या होता है, वहां पर जो प्राइमरी कुंडली से संबद्ध जो विद्युत वाहक बल होगा वह ईपी के बराबर होगा। ईपी बराबर होता है माइनस एनपी फेरों की संख्या इंटू डी फाई बटे डी टी। ये चुंबकीय फ्लक्स में के मान में परिवर्तन है। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई भी मतलब क्षरण नहीं हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई हानि नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में इसी प्रकार द्वितीय कुंडली के लिए इसी प्रकार हम द्वितीय कुंडली के लिए लिख सकते हैं फैराडे के द्वितीय नियम से यदि यहां पर चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण नहीं हो रहा है उस स्थिति में इसको हम लिख सकते हैं ई एस सेकेंडरी कॉइल के लिए माइनस एन एस इंटू डी फाइव बटे डी टी। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर दूसरा। इसके बाद क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करते हैं। यहां पर लिखते हैं समीकरण 2 भागित समीकरण 1 करने पर, ऐसा लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो ई एस बटे ई पी इज इक्वल टू डी फाइव बटे डी टी से डी फाइव बटे डी टी कैंसिल हो जाएगा, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, एन एस बटे एन पी। ये हमको प्राप्त होगा एन एस बटे एन पी। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब यदि मान लो जो प्राइमरी कुंडली है वहां पर जो प्रतिरोध है वह नहीं के बराबर नगण्य है, ठीक है ना, और जो द्वितीय कुंडली है वह ओपन है, खुला हुआ है, तो उस स्थिति में जो ईएस जो होता है वह जो ईएस का मतलब जो सेकेंडरी कॉइल में जो विद्युत वाहक बल है वह सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज के बराबर हो जाता है। उसी प्रकार जो प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ है विद्युत वाहक बल है वह जो प्राइमरी कुंडली में जो वोल्टेज है उसके बराबर हो जाता है। तो यहां पर लिख सकते हैं यदि प्राथमिक कुंडली में प्रतिरोध नगण्य है, नहीं के बराबर है, तथा द्वितीय कुंडली खुला है, तो उस स्थिति में क्या होता है, ईएस वीएस के बराबर होगा और ईपी वीपी के बराबर होगा। वीपी का मतलब प्राइमरी कुंडली में वोल्टेज। इस स्थिति में तो यहां लिख सकते हैं ईएस इज इक्वल टू वीएस तथा ईपी इज इक्वल टू वीपी। इस प्रकार हमारा समीकरण नंबर 3 कैसा बन जाएगा, समीकरण 3 को हम लिख सकते हैं Vs बटे Vp इज इक्वल टू Ns बटे Np। इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर देखिए, यदि मान लो किसी समय प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में जो बहने वाली जो धाराएं हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में जो बहने वाली धाराएं जो हैं क्रमशः Is और Ip हों, यदि किसी क्षण प्राथमिक कुंडली में धारा, हम इसको कहाँ से नोट करेंगे, आई पी से, तथा द्वितीय कुंडली में धारा इसको कहाँ से नोट करेंगे, आई एस है। तो आदर्श स्थिति में यहां पर जो प्राइमरी कुंडली में जो शक्ति होता है वह द्वितीय कुंडली में शक्ति के बराबर होता है। आदर्श स्थिति में प्राथमिक कुंडली में
जो शक्ति होता है वह द्वितीय कुंडली में शक्ति के बराबर होता है। द्वितीय कुंडली में शक्ति, तो प्राइमरी कुंडली में जो शक्ति जो होगा वह द्वितीय कुंडली में शक्ति के बराबर होता है। शक्ति बराबर क्या होता है? P इज इक्वल टू वी इंटू आई। P इज इक्वल टू कितना होता है? V इंटू आई। तो उस स्थिति में प्राथमिक कुंडली में शक्ति कितना हो जाएगा? V P इंटू वी आई पी। और द्वितीय कुंडली में शक्ति कितना होगा? V सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी। या यहां पर से क्या मिल जाएगा हमको? यहां से हमको मिल जाएगा Vs बटे Vp इज इक्वल टू Ip बटे Is। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। तो इस प्रकार से अब देखिए समीकरण नंबर 3, 4 और 5 से, समीकरण नंबर 3, 4 और 5 से क्या क्या हो जाएगा? ES बटे EP बराबर हम लिख सकते हैं VS बटे VP, और उसके बराबर क्या लिख सकते हैं? IP बटे IS। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखिए समीकरण नंबर 3, 4 और 5 से। समीकरण नंबर 3, 4 और 5 से हम लिख सकते हैं ES बटे EP बराबर होगा VS बटे VP, ये बराबर होगा NS बटे NP, और ये बराबर होगा धारा के साथ IP बटे IS। यहाँ पर देखिए IP बटे IS। अब इसके बाद देखिए यहां पर इसको दे देते हैं, ये हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ये हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है जिसको K से डिनोट करते हैं, और K को कहते हैं परिणमन अनुपात। K क्या कहलाता है? परिणमन अनुपात। K एक नियतांक है, इसका नाम है परिणमन अनुपात। अब यहां पर देखिए ES बटे EP बराबर VS बटे VP बराबर NS बटे NP बराबर IP बटे IS बराबर एक नियतांक के बराबर है। अब यहां पर हमको दो स्थितियों के बारे में देखना है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए और दूसरा उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए। तो यहां पर देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए। अब यहां पर देखिए यदि इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6वां। तो समीकरण 6 से देखिए, यदि यहां पर समीकरण 6 में यदि Vs छोटा है Vp से, क्योंकि अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो द्वितीय कुंडली में जो वोल्टेज जो होता है, निर्गत जो वोल्टेज होता है वह कैसा होता है? कम होता है। ठीक है ना, और जो आरोपित जो वोल्टेज है वह कैसा होता है? अधिक होता है। जिस आरोपित वोल्टेज हम कहां पर आरोपित करते हैं? वोल्टेज प्राइमरी कुंडली में। तो यदि Vs छोटा है Vp तो उस स्थिति में क्या होगा? यदि Vs छोटा है Vp तो उस स्थिति में NS छोटा है NP, और इसी स्थिति में क्या होगा? IP छोटा होगा किससे? IS से, तथा IP ये छोटा होता है IS से। तो इस प्रकार से यहां पर देखिए, यदि सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें जो वोल्टेज Vs का मान यदि कम है Vp के, मतलब निर्गत वोल्टेज यहां पर कैसा है? कम है, और जो आरोपित वोल्टेज वह कैसा है? अधिक है। तो उस स्थिति में यहां पर देखो, जो सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें फेरों की संख्या कैसा है? कम है, और जो प्राइमरी कॉइल है उसमें फेरों की संख्या कैसा है? अधिक है। तो NS कम है NP के। साथ ही साथ हमने ये बताया था अपचाई ट्रांसफार्मर में
यहाँ पर क्या होता है, धारा की प्रबलता अधिक हो जाती है। तो धारा की प्रबलता अधिक का मतलब IP का मान कम है, प्राइमरी कुंडली में धारा का मान कम है, और जो सेकेंडरी कुंडली है उसमें धारा का मान अधिक है। का मतलब क्या हुआ, जो निर्गत साइड है उसमें धारा कैसा है, ज्यादा। तो ये कौन सी स्थिति है, ये अपचाइड ट्रांसफार्मर के लिए। मतलब अपचाइड ट्रांसफार्मर में यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, तो उस स्थिति में जो द्वितीय कुंडली है वहां पर जो वोल्टेज है वह भी कैसा होता है, कम होता है, और जो द्वितीय कुंडली में जो धारा जो होती है उसका मान अधिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपचाइड ट्रांसफार्मर के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कंडीशन उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए। उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा, यहां पर लेते हैं यदि Vs इज ग्रेटर देन Vp, का मतलब जो द्वितीय कुंडली में जो वोल्टेज है उसका मान प्राइमरी में कुंडली के वोल्टेज से अधिक हो, क्योंकि जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है उसके द्वितीय कुंडली में हमको जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो ज्यादा मिलता है। अब उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 6 से NS भी बड़ा होगा NP से, तथा IP भी बड़ा होगा IS से। तो यहां पर देखो, इस स्थिति में देखिए जो सेकेंडरी कुंडली में जो फेरों की संख्या वह कैसे होती है, ज्यादा होती है उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए, और जो प्राइमरी कुंडली है उसमें फेरों की संख्या कम होती है। और जो प्राइमरी कुंडली में जो धारा जो बहता है वो ज्यादा रहता है, और जो सेकेंडरी कुंडली में जो धारा जो रहता है वो कम रहता है। इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं धारा की प्रबलता कम होती है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज बढ़ जाता है लेकिन धारा की प्रबलता कम हो जाती है। तो ये हो गया उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए। और एक चीज और है यहाँ पर, इस प्रकार आगे हम लिख सकते हैं, इस प्रकार Vs बटे Vp इज इक्वल टू NS बटे NP इज इक्वल टू IP बटे IS बराबर होता है K, जिसको क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात। तो परिणमन अनुपात जो होता है वह अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा, 1 से कम होगा, और उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए 1 से अधिक होता है। जब हम उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर देखेंगे तो इन्हीं टॉपिक्स को लिखना है अंतर के रूप में। ठीक है ना, कौन कौन से टॉपिक बन जाते हैं यहाँ पर, अंतर के बिंदु कौन कौन से हो जाते हैं। एक तो होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या करता है, अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कैसा होता है, अधिक होता है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होता है। और उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वह धारा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। और उच्चाई ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को कैसे करता है, कम कर देता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर में जो परिणमन अनुपात है वह 1 से कम होता है, और उच्चाई ट्रांसफार्मर में जो परिणमन अनुपात होता है वह 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता, एक टॉपिक और है यहाँ पर, इसकी दक्षता और उपयोग। देख लीजिए, इसकी दक्षता देखते हैं। दक्षता किसको बोलेंगे, द्वितीय कुंडली में जो प्राप्त ऊर्जा है और जो प्राथमिक कुंडली की जो ऊर्जा है, इनका जो अनुपात जो होता है वो ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर हम लिख सकते हैं द्वितीय कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा, द्वितीय कुंडली
द्वारा प्राप्त ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा। इन दोनों ऊर्जाओं के अनुपात को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, द्वितीय कुंडली द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या है, ये वास्तव में द्वितीय कुंडली की शक्ति है। द्वितीय कुंडली में जो शक्ति है, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, निर्गत शक्ति है, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी कॉइल होता है उस उधर हमको क्या प्राप्त होता है, निर्गत प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। और जो प्राइमरी कुंडली है उसमें हम इनपुट देते हैं, मतलब उसमें निवेशी दिया जाता है। तो इसी को और दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, या ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। ये ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए फार्मूला है। ट्रांसफार्मर की दक्षता कभी भी 100% नहीं होता। उसका रीजन क्या है, यहां पर कुछ न कुछ रूपों में ऊर्जा की हानि होती है। इसके बाद हम देखते हैं इसके उपयोग। उपयोग या यूजेज। सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग होता है, ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। ट्रांसफार्मर की सहायता से विद्युत ऊर्जा को दूर तक भेजा जाता है। या यहां पर इसका जो उपयोग लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा को दूरस्थ स्थानों तक भेजने के लिए अब इसी को अपन देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को दूरस्थ स्थानों तक भेजने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग कैसे किया जाता है। आप सभी लोगों को पता है, जो घरेलू जो कनेक्शन होता है उसका जो वोल्टेज जो होता है वो 220 वोल्ट का होता है, लगभग 220 या 240 वोल्ट के लगभग होता है। ठीक है ना, अपन यहाँ पर लगभग मान लेते हैं। जो घरेलू जो कनेक्शन है उसमें जो ऊर्जा वोल्टेज का जो मान होता है सपोज कितना है, 220 वोल्ट का है। अब यदि यहाँ पे तो ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता, विद्युत का उत्पादन यहाँ पर नहीं होता, विद्युत का उत्पादन बहुत दूरस्थ स्थानों में होता है। तो वहां से यदि 220 वोल्ट के ही वोल्टेज को वहां से यदि भेजा जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि वोल्टेज का मान कम है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो धारा की जो प्रबलता होती है यहाँ पर अधिक होती है। एक एग्जांपल देख सकते हैं, यदि पावर स्टेशन में लगभग 22,000 वाट इतना का शक्ति उत्पन्न किया जा रहा है, ठीक है ना, जो पावर हाउस है उसमें कितने की शक्ति उत्पन्न की जा रही है, 22,000 वाट के लगभग शक्ति उत्पन्न की जा रही है। तो उस स्थिति में यदि हम वहां से, मतलब पावर स्टेशन से जहां पर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है वहां से यदि दूर तक हम 220 वोल्ट के ही वोल्टेज को यदि हम भेजें तो उस स्थिति में क्या होगा, तो यहां पर जो धारा की जो प्रबलता होगी कितनी होगी, क्योंकि हमको पता है, इसको ऐसा करते हैं, इधर देखें, देखो पावर स्टेशन में कितना शक्ति उत्पन्न किया गया है, 22,000 वाट की शक्ति उत्पन्न किया गया है, और वहां से कितना वोल्टेज को भेजा जाए, मान लो 220 वोल्टेज को, ठीक है ना। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में तो धारा का जो मान होगा I बराबर कितना होगा, सूत्र P बटे V से, क्योंकि P बराबर I इंटू V होता है, शक्ति बटे वोल्टेज। तो इस सूत्र से क्या होगा, I बराबर 22,000 बटे 220। हमको धारा का मान कितना मिलेगा, 100 एम्पियर। मतलब धारा की जो प्रबलता है वह कैसा है, बहुत अधिक है। यदि पावर स्टेशन से ही हम यदि 220 वोल्ट के वोल्टेज को भेजें दूसरे स्थानों में, तो उस स्थिति में चूंकि धारा की प्रबलता अधिक है,
तो धारा की प्रबलता अधिक है तो क्या होगा, यदि पतले तारों में धारा को भेजेंगे इतना धारा को, तो तार क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो उस स्थिति में मोटे तारों का उपयोग करना पड़ेगा। तो जब मोटे तार का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, वहां पर जो खर्च होगा ज़्यादा होगा। तो एक्चुअल में वहां पर क्या किया जाता है, जहां पर विद्युत उत्पादन होता है वहां पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, यदि वहां पर 220 वोल्ट का जो वोल्टेज है उसको 220 के स्थान पर लगभग 11,000 वोल्ट में परिवर्तित किया जाता है। किसकी सहायता से 11,000 वोल्ट में परिवर्तित करते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से। जब वोल्टेज वहां पर 11,000 वोल्ट हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, 11,000 वोल्ट होगा तो उस स्थिति में धारा कितना होगा, I बराबर मात्र 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर की धारा कैसा है, कम है, ठीक है ना। तो 2 एम्पियर की धारा को आसानी से दूरस्थ स्थानों से भेजा जा सकता है, पावर हाउस से दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है। इसलिए वहां पर जो पावर हाउस होता है वहां पर कौन से ट्रांसफार्मर लगाए गए होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर से हमको कितना वोल्ट का धारा मतलब वोल्टेज भेजा जाता है, 11,000। अब उसको जैसे हमारे इस शहर में विद्युत सप्लाई करना है तो उसको जो सब स्टेशंस होते हैं उसमें क्या लगा रहता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या लगा रहता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ऊंचाई ट्रांसफार्मर से कितना वोल्टेज भेजा गया, 11,000 वोल्ट का। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, 11,000 वोल्ट को अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्ट के मान को कम कर देगा। कितना कर देता है वो, 220 वोल्ट, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट का कर दिया गया और उसके बाद इस 220 वोल्ट को पूरे शहर में वितरित किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा को दूरस्थ स्थानों तक भेजने के लिए। इसके बाद इसके और भी उपयोग हैं, और भी उपयोग में क्या क्या है, जैसे टीवी सेट में उपयोग होता है, ठीक है ना। वो बहुत जनरल से उपयोग है, टीवी सेट, टेलीफोन हो गया, वायरलेस हो गया, इसमें भी ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। साथ ही साथ वेल्डिंग करते हैं वहाँ भी उपयोग होता है। बैटरी जो होता है उसमें उपयोग होता है। एलिमिनेटर होता है उसमें उपयोग होता है। प्रेरण जो भट्टी होता है उसमें भी ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। तो ऐसे रेफ्रिजरेटर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ट्रांसफार्मरों का उपयोग होता है। तो मेन इसका जो मुख्य उपयोग हो वो क्या बोल सकते हैं अपन, विद्युत ऊर्जा को दूरस्थ स्थानों में कैसे भेजा जाता है, ये ज्यादा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में देखा। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर के कौन कौन से प्रकार हैं, इसकी बनावट कैसे होती है, इसका क्रियाविधि और सिद्धांत कैसा है, इसकी दक्षता और फिर इसके उपयोग, ठीक है। तो ये था ट्रांसफार्मर के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।